आज एंकरिंग वैंकरिंग को मारो गोली, पहले स्टोरी टाइम। ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है ब्रो, ये स्टोरी है बॉलीवुड म्यूजिक के एक बड़े कैनन इवेंट की। ये सीन है मुंबई के एक म्यूजिक स्टूडियो का। माइक के सामने खड़ी है एक लेजेंडरी सिंगर, पर यहाँ वाइब थोड़ी ऑफ है। सिंगर की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हर ये गाना बहुत ज्यादा बोल्ड है, उनकी इमेज से एकदम ऑपोजिट। म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी, उन्होंने बस अपना मोटोरोला वाला फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले की। ये रिकॉर्डिंग थी उसी सिंगर की जिसमें वो एक गाना गुनगुना रही थी। म्यूजिक डायरेक्टर ने सीक्रेटली इसे रिकॉर्ड कर लिया था। उस म्यूजिक डायरेक्टर ने बस इतना ही कहा कि जब तुम माइक के सामने हो तो पूरी दुनिया को भूल जाओ। अब हमारी सिंगर आंख बंद करती है और गाना शुरू करती है, जब आप पे लागा लागा रे, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इस एक मोमेंट ने फीमेल प्लेबैक सिंगिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। लेकिन ये स्टोरी इस मोमेंट की नहीं है, ये कहानी है उस टॉमबॉय की जो दिल्ली की सड़कों पर अपनी ही धुन में घूमती थी, जिसने 4 साल की उम्र से गुनगुनाना शुरू कर दिया था। वो सिंगर जिसकी आवाज सुनकर गजल सिंगिंग के एक लेजेंड ने बोला था, इसमें चमक नहीं है। वो सिंगर जिसने बीच करियर में संन्यास ले लिया था। शी इज द वन जिसे गुलजार प्यार से अपनी फरीदा खानम कहते हैं। अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि किसकी बात हो रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं कृतांजलि और आज धुरंधर में बात मल्टी टैलेंटेड रेखा भारद्वाज की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1964 से। दिल्ली के पहाड़गंज का एक बड़ा परिवार। रेखा 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पापा एक हार्डकोर म्यूजिक फैन थे। हालात की वजह से खुद भले ही संगीत नहीं सीख पाए, लेकिन अपने घर को म्यूजिक स्कूल जरूर बनाया। हर महीने उनके घर में एक महफिल तो मैंडेटरी होती थी। मतलब ये एक ऐसा घर था जहां म्यूजिक बैकग्राउंड नॉइज नहीं, एक कल्चर था। उनकी म्यूजिकल जर्नी शुरू होती है उनकी बड़ी बहन उषा के साथ। उषा खुद म्यूजिक की स्टूडेंट थी और हर सुबह 4:30 बजे रियाज करती थी। रेखा की गुड मॉर्निंग सालों तक तानपुरे और रागों के साथ होती रही। जस्ट लाइक हर एल्डर सिस्टर, 12 साल की एज में उन्होंने भी गंधर्व विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग। लेकिन इस जर्नी का असली गेम चेंजर मोमेंट आया नवंबर 1982 में, जब उनकी मुलाकात हुई पंडित अमरनाथ से। पंडित अमरनाथ इंदौर घराने के लेजेंड उस्ताद आमिर खान साहब के सबसे क्लोज स्टूडेंट थे। पंडित अमरनाथ रेखा के गुरु बने। रेखा ने इनसे ही संगीत की सारी बारीकियां सीखी और यही उनकी बेस वॉइस का फाउंडेशन बना। आता है साल 1984, जगह है डीयू का हिंदू कॉलेज। रेखा अपने कॉलेज टाइम में टॉमबॉय थी और अपने सर्कल की गैंग लीडर भी। इस म्यूजिक क्वीन का विशाल भारद्वाज से पहला इंटरैक्शन कॉलेज में ही हुआ। विशाल उनके जूनियर थे। वो उस समय क्रिकेटर बनना चाहते थे। म्यूजिक तो उनका एक साइड हसल था। कॉलेज के फाउंडेशन डे के एक प्रोग्राम में दोनों की पहली मुलाकात हुई, फिर होती ही रही। दिल्ली की सर्दियों में स्कूटर राइड, जामुन के पेड़ों के नीचे डीप डिस्कशन और बीच बीच में धुनों पर आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला शादी तक जा पहुंचा। 1991 में दोनों ने शादी कर ली। रेखा के इन्फ्लुएंस की वजह से विशाल ने म्यूजिक को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। इसी में करियर परस्यू करने के लिए विशाल और रेखा दोनों मुंबई शिफ्ट हुए। यहीं से स्टार्ट हुआ असली स्ट्रगल। विशाल तो जाते ही फिल्म मेकिंग और म्यूजिक डायरेक्शन में बिजी हो गए। रेखा के लिए उतना इजी नहीं था। 90s का बॉलीवुड म्यूजिक एक प्री डिसाइडेड फॉर्मूले पर चलता था। उस समय का एक अनस्पोकन रूल था कि फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए पतली और ऊंची पिच वाली आवाज मैंडेटरी होनी चाहिए। अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का डोमिनेशन पूरे बॉलीवुड पर था। रेखा की आवाज इस सिस्टम के लिए एक ग्लिच थी। उनकी आवाज गहरी, थोड़ी भारी और हस्की थी। इसे उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अनकन्वेंशनल माना गया। एक तरह से इंडस्ट्री ने उन्हें कलेक्टिवली स्वाइप लेफ्ट कर दिया। ये रेखा के लिए एक टफ टाइम था। ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने कई सीरियल्स के लिए गाने गाए। इसमें शामिल थे दाने अनार के, गुब्बारे और हम पंछी एक चाल के जैसे सीरियल। इसी बीच उन्हें गजल गायकी के लेजेंड जगजीत सिंह से मिलने का चांस मिला। जगजीत सिंह ने उन्हें कुछ सुनाने को कहा। रेखा ने गाया भी। सुनने के बाद जगजीत सिंह ने कहा कि उनके सुर और ताल तो एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन उनकी आवाज में चमक नहीं है। ये सुनने के बाद रेखा काफी टूट गई थी। अपने घर आते हुए पूरे रास्ते वो सिर्फ रोते हुए आई थी।
इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मान लिया था कि उनकी आवाज फिल्मों के लिए नहीं बनी है। उधर विशाल का करियर धीरे धीरे पेस पकड़ रहा था। फौजी, संशोधन जैसी फिल्मों में उन्होंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, लेकिन उन्हें एस्टैब्लिश किया फिल्म माचिस ने। इस फिल्म के कुछ गाने तो कल्ट क्लासिक बने, जैसे छोड़ आए हैं हम वो गलियां, चप्पा चप्पा चरखा चले। इसी फिल्म की मेकिंग के वक्त एक मीटिंग में गुलजार ने रेखा से कुछ गाने के लिए बोला। उन्हें रेखा की आवाज ने काफी इंप्रेस किया और उन्होंने रेखा से वादा किया कि वो उनकी पहली एल्बम के लिए लिखेंगे। मीनवाइल गुलजार ने कुछ गजलें लिखी और विशाल को काम मिला उसका म्यूजिक देने का। ओरिजिनली इसे फरीदा खानम को गाना था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं आ पाई। लंबे इंतजार के बाद जब विशाल ने गुलजार से बात की तो गुलजार ने बोला ये गजलें उनकी फरीदा खानम गाएंगी। विशाल ने पूछा कौन, तो उन्होंने रेखा का नाम लिया। लेकिन फिर विशाल और गुलजार दोनों ही बिजी हो गए और ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया। इसी बीच रेखा ने फिल्म चाची 420 के लिए एक वो दिन भी थे गाया, जिससे उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। इसके बाद गॉड मदर और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने गाए, बट इससे उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। रेखा इन सब से काफी अपसेट हो गई थी। रेखा को इंडस्ट्री से बैक टू बैक रिजेक्शंस मिल रहे थे। बाहर की दुनिया उन्हें सिर्फ विशाल की वाइफ के लेबल से जानती थी। इन सब से वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि उनकी कोई खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है। फिर 2002 में आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फरवरी में वो सब कुछ छोड़कर पुणे के ओशो आश्रम में चली गई। उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। यहाँ उन्होंने सूफी वर्लिंग और जिक्रा सीखा। खुद रेखा के अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस से उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज काफी कम हुई। इसी दौरान उन्हें नया नाम मिला, अजीजा, यानी ईश्वर के प्रिय। इस आश्रम के एपिसोड के बाद रेखा की लाइफ का वर्जन 2.0 शुरू हुआ। गुलजार ने रेखा से 1993 में जो वादा किया था वो 2004 में जाकर फुलफिल हुआ। एल्बम आई इश्का इश्का। ये काफी हिट एल्बम थी। इसका एक गाना चिंगारी चिंगारी तो एकदम कमाल का था, लेकिन रेखा को जिस पॉपुलैरिटी का इंतजार था वो मिली 2006 में। विशाल अक्सर अपने गानों पर रेखा का फीडबैक लेते हैं। एक बार ऐसा ही उन्होंने एक गाने के लिए लिरिक्स रेखा को सुनाए, धुन भी सुनाई और गाने को कहा। रेखा ने अपने ही अंदाज में गाया। विशाल वॉज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना तो रेखा ही गाएगी। उन्होंने फिर उनसे ये गाने को कहा और अपने फोन पर इसे रिकॉर्ड कर लिया। पहले तो रेखा ने हाँ कह दिया, लेकिन जब उन्होंने पूरा ये गाना सुना तो वो नर्वस हो गई। ये गाना बहुत ज्यादा बोल्ड था, उनकी इमेज से एकदम ऑपोजिट। उन्होंने विशाल से इस गाने को ना गाने को बहुत बोला, लेकिन विशाल ने उनकी एक ना सुनी। फाइनली विशाल और गुलजार के मनाने पर उन्होंने एक गाना गाने का डिसीजन लिया। इसकी रिहर्सल के वक्त रेखा कई बार रोई भी, लेकिन फिर फाइनली ये गाना आया और 15 साल बाद रेखा को वो ओवरनाइट पॉपुलैरिटी मिली जिसका उन्हें इंतजार था। फिल्म थी ओंकारा और गाना था नमक इश्क का। इस गाने ने धूम मचा दी। एक गाने ने बॉलीवुड के 50 साल से चले आ रहे रूल को तोड़ दिया कि फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए पतली आवाज मैंडेटरी है। इस गाने के बाद पूरी इंडस्ट्री रेखा के साथ काम करना चाहती थी। ये रेखा की लाइफ का कैनन इवेंट था। इसके बाद शुरू हुआ उनका गोल्डन पीरियड, जिसमें उन्होंने अपने आप को किसी भी इमेज में नहीं बांधा। उन्होंने हर रेंज और जॉनर के गाने में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। उनकी रेंज इन गानों से क्लियरली पता चलती है। 2009 में फिल्म गुलाल का गाना राणा जी एक सटारिकल फोक सॉन्ग था। उसी साल आए ए.आर. रहमान के साथ ससुराल गेंदा फूल, जो पॉप सॉन्ग जॉनर का मास्टरपीस था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त रेखा का गला काफी खराब था, लेकिन रहमान ने इंसिस्ट किया कि इसे इसी आवाज के साथ रिकॉर्ड करेंगे। इसी गाने ने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। 2010 में इश्किया का गाना बड़ी धीरे जली एक डीप क्लासिकल सूफी एक्सपीरियंस था। यही वो गाना था जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 2011 में डार्लिंग में उन्होंने रशियन फोक और बॉलीवुड का क्रेजी मिक्स बनाया, जिसके लिए उन्हें उषा उथप के साथ एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनकी वर्सेटैलिटी का असली फ्लेक्स 2012 में फिर ले आया दिल के जरिए दिखा, जिसने गजल की गहराई को मॉडर्न सिनेमा में अमर कर दिया। 2013 में एक ही फिल्म ये जवानी है दीवानी में कबीरा जैसा सूफी ट्रैक और घाघरा जैसा हाई एनर्जी डांस नंबर जैसे गाने देकर रेखा ने प्रूव किया कि वो हर जोन में ओजी हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो और अवार्ड से दूर रेखा की लाइफ एकदम नो फिल्टर और ग्राउंडेड है।
उन्हें कुकिंग का जबरदस्त शौक है और वो आज भी विशाल भारद्वाज के लिए अपने हाथों से सरसों का साग बनाना सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं। आज भी वो रोज 2.5 घंटे रियाज करती हैं। रेखा अपनी साड़ियों के कलेक्शन के लिए भी जानी जाती हैं। वो भोपाल के आरुषि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, जहां वो रेगुलरली स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम करती हैं। रेखा ने घिसे पिटे पतली आवाज वाले स्टैंडर्ड को हमेशा के लिए तोड़ दिया और इसी का नतीजा है कि आज हमारे पास शिल्पा राव, सोना महापात्रा और हर्षदीप कौर जैसे सिंगर्स हैं। रेखा भारद्वाज की ये लेगेसी है कि उन्होंने अपनी अनकन्वेंशनल आवाज को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया और बॉलीवुड के साउंड कैप को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आज के धुरंधर के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कैमरामैन गौतम के साथ मैं हूं कृतांजलि। मिलते हैं अगले एपिसोड में।